आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके अपने कार्यक्रम कहानी कुर्सी की का, जिसमें आज हम बात करेंगे अंबेडकर के अपमान पर मचे सियासी घमासान की। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद लगातार उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी सूरत हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसीलिए संसद की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलकर हाथों में अंबेडकर की तस्वीर लिए झंडे उठाए आवाज को बुलंद कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीएसपी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि बसपा के कार्यकर्ता भी, जो अमूमन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कम ही नजर आते हैं, वो भी उतरेंगे और वो भी इस अपमान के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जो बार बार कांग्रेस को उसकी गलतियों का एहसास करा रही है। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ने अपने समय में बाबा साहब अंबेडकर का कितना अपमान किया या कांग्रेस कितना विरोध करती थी बाबा साहब अंबेडकर का। और इसी कड़ी में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी, कांग्रेस पर उनके आरोपों का जवाब भी देगी और ये बताएगी कि बाबा साहब अंबेडकर पर वो कांग्रेस जो आज इतना हल्ला कर रही है, आज सड़कों पर उतरकर जिस अंबेडकर की मूर्ति को दिखाकर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल उन बाबा साहब अंबेडकर का कितना सम्मान कांग्रेस ने अपने समय में किया था। खैर, दोनों ही तरफ से वार पलटवार किए जा रहे हैं। केंद्र में जरूर बाबा साहब अंबेडकर हैं, मुद्दा संविधान का उठाया जा रहा है, बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का उठाया जा रहा है, लेकिन इसके जरिए अपनी अपनी पिच, अपनी अपनी राजनीति, अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश दोनों ही तरफ से की जा रही है। अब इस कोशिश का कितना असर हो रहा है, कांग्रेस कितना सफल हो पा रही है, बीजेपी उस नैरेटिव को तोड़ने में कितना सफल हो पा रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ रोज की तरह स्टूडियो में खास मेहमान इस वक्त हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्षवर्धन जी इसी सवाल के साथ शुरुआत कर रही हूँ। ये जो लड़ाई मैं इस वक्त तस्वीरों में देख रही हूँ, सड़कों पर उतरकर हाथ में बड़े बड़े पोस्टर लिए बाबा साहब अंबेडकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर उतर रहे हैं, तो क्या वो अपील कर पा रहे हैं, क्या अपने मुद्दे को जनता तक पहुंचा पा रहे हैं कि अपमान किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसे किसी भी मुद्दे पर, मतलब ये मुद्दा छोड़िए, कोई भी मुद्दा हो उस पर सड़क पे रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से इतर भी थोड़ा लड़ती भिड़ती, प्रदर्शन करती, धरना करती, मुद्दे उठाती दिखे। दुर्भाग्य से ये करती वो दिख नहीं रही। अब अच्छा है कि अमित शाह पर हमलावर होने, डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की चिंता लिए वो कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर रहे हैं। लेकिन युग ये कौन सा है? ये सोशल मीडिया का युग है, ये बहुत तेजी से ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन का युग है। तो उसमें क्या है कि अमित शाह का जो भाषण काट के क्लिप कटुआ कांग्रेस ने चलाया, वो पूरा वाला भाषण भी देश के पास पहुंच गया, सबने देख लिया। मतलब कोई बचा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि जब वो कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ऐसे आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म आपके अच्छे हो जाते, और कांग्रेस ने ये बुरा किया, ये बुरा किया, ये बुरा किया, फिर वो पूरी श्रृंखला गिनाते हैं। तो वो सब पहुंच गया। दूसरी जो बात है कि जब कांग्रेस के लोग अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं तो ठीक है, वैसे मैं निजी तौर पर स्पष्ट कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्र नायक है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान बनाने की कोशिश मत कीजिए, उनके नाम पर ये इस तरह का हुड़दंग हल्ला हंगामा ना हो। प्रदर्शन हो, उसमें कोई बुराई नहीं अगर उनको लगता है तो। लेकिन जरा सोचिए, जो उनको भगवान मानता है या जो वर्ग उनको अपने सर माथे बिठा कर रखता है, वो देश भर के 5 स्थानों पर पंच तीर्थ में, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया, वो लाखों करोड़ों लोग जा चुके हैं। जो संसद से 100 मीटर की दूरी पर अंबेडकर इंटरनेशनल केंद्र है, अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, इंटरनेशनल सेंटर, वहां लोग जा चुके हैं। जो महू में लोग गए, जो अलीपुर रोड पर लोग गए, और उस सब से इतर, इस सब को हटाइए, ये भवन बिल्डिंग बड़ी बड़ी बाबा साहब के नाम पर सब कुछ करना, ये सब हटाइए। बाबा साहब कहते क्या थे? भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इस देश के वंचित को हमारी व्यवस्था पहुंचने नहीं दे रही। उसमें वो जाति की बात करते थे, वो सरकार की बात करते थे, इकोसिस्टम की बात करते थे। आज क्या है? जाति, सरकार, इकोसिस्टम चाहे जो हो, सब के सब वो पूरी तरह से
उनकी तरफ जो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ काम करते दिख रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के जिस हमलावर हो रहे हैं और उनके बयान को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने उनका अपमान किया है और उसके लिए कांग्रेस सड़कों पर है। कुछ तस्वीरें उनके प्रदर्शन से भी सामने आ रही हैं। अब ये तस्वीरें सही हैं या गलत, इसका आंकलन तो बाद में होगा, लेकिन अगर ये तस्वीर सही है, एक तस्वीर जीतू पटवारी की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है विजय त्रिवेदी जी, और उसमें वो अंबेडकर की तस्वीर उनके हाथ में है, बाबा साहब अंबेडकर की, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आ रहे हैं, जिनके अपमान के लिए सड़कों पर आ गए, कह रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह ने उनका अपमान किया। जीतू पटवारी उन्हीं की तस्वीर लेकर बड़े भोलेपन से पीछे पलटकर उस पर कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में कुछ लोग हैं, याद दिलाते हैं कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो तुरंत तस्वीर को सीधा कर लेते हैं, तुरंत दिखा देते हैं कि जी बाबा साहब अंबेडकर का हम सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें भी तो मुश्किलें खड़ी करेंगी ना कांग्रेस की। ये बात वही है कि सोशल मीडिया का जिस तरह से हमारे यहाँ पर प्रसार हुआ है और तेजी से, तो उसमें किसी भी चीज़ को कहीं से भी लाकर कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि जो अमित शाह जी का भाषण है उसमें किसी भी तरह की मंशा अमित शाह की अंबेडकर जी के अपमान की रही होगी, ठीक है। और उसी तरह से जीतू पटवारी भी अपमान करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम किसी भी तरह से, ये प्रॉब्लम सोशल मीडिया की हम और कैमरा की है कि कुछ भी चीज़ को कहीं से ले लेते हैं, उसका मंशा को भी देखना चाहिए। यदि अमित शाह जी का पूरा भाषण देखा जाए जो 2 मिनट का है, जिसमें पूरी चर्चा की, और भाषण को छोड़िए ना, मैं भाषण पर नहीं जाता, अंबेडकर पर उन्होंने क्या भाषण दिया, राम कहा, भगवान कहा, उस सरकार ने क्या किया अंबेडकर को लेकर, उस पर तो बहस हो सकती है ना। बिल्कुल महत्वपूर्ण वो है ना, एक मूर्ति और लगवा दीजिए। मूर्तियां तो यहाँ लगी हुई है दिल्ली में, जब हम यहाँ पर आते हैं तो पूरा दलित पार्क बना हुआ है, अंबेडकर पार्क बना हुआ है, बहुत सारे पार्क बहन जी ने भी बनवा दिए थे बीएसपी के रहते हुए। मसला वो नहीं है, और मसला मूर्तियों का है ही नहीं। अंबेडकर को मूर्ति बनाकर ही तो हम उनका नुकसान कर रहे हैं। अंबेडकर के विचार को लेकर चल रहे हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा, ये कहूँगा तो फिर सब लोग नाराज होंगे कि केवल ये सारी लड़ाई अंबेडकर के सम्मान की हो रही है। ये लड़ाई तो अंबेडकर से जुड़े वोट बैंक की हो रही है। असली चिंता वो है कि वो वोट बैंक जो है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई भी अपमान कर रहा है, सभी लोग सम्मान करते हैं आज की तारीख में देश में। किसी का मोटे तौर पे मुझे नहीं लगता कि कोई अंबेडकर के अपमान की बात कर रहा हो, पर अंबेडकर को राष्ट्र नायक के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। संविधान में, सामाजिक बदलाव में, सामाजिक संघर्ष में जो उनकी भूमिका ना, उस पर चर्चा अंबेडकर को लेकर करनी चाहिए। लेकिन संविधान को बनाने की भी जो बात होती है ना, संविधान में क्या है, संविधान के अनुच्छेद और सूचियां, अनुसूची, वो सब छोड़ दीजिए। संविधान ने क्या किया कि सबको बराबर खड़ा कर दिया। अंबेडकर की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आज़ाद हिंदुस्तान में, जो आपको यदि पता हो कि हमारे यहाँ जो वोटिंग सिस्टम था आज़ादी से पहले, उसमें अलग अलग वो थे हिस्से, पढ़े लिखे लोगों को अलग, रिच लोगों को अलग, राजाओं को अलग, ये सब व्यवस्था। अंबेडकर के संविधान ने या भारत के संविधान ने सबको बराबर का मतदाता बना दिया। तो ये इतनी बड़ी बराबरी का काम है जो उन्होंने किया। दूसरा, जब आरक्षण की बात आई तो एक सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वो आरक्षण पर व्यवस्था दी उसको। अब क्या हुआ कि 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने और इंडिया ब्लॉक ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव चलाया, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हुआ। तो कांग्रेस को लगा ये तो पूरा जो है अलादीन का चिराग मिल गया, तो इसलिए उनको लग रहा। लेकिन जब फिर महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो वो चिराग बुझ गया। अब वो दोनों लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव का जो वोट नुकसान हुआ था उसको वापस रीगेन करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस भी उसी में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर ये वोट बैंक की लड़ाई हो रही है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब ये फिर से बात करना कि उनके कितने एमपी हैं, एमएलए हैं, वो अलग है, क्योंकि वो भी तो उसी वजह से आ रहे हैं ना, नहीं तो कहाँ से आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब अवधेश पासी जीत जाते हैं अयोध्या में और वो जनरल सीट से जीत जाते हैं, तो वो भी एक अलग तरह की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़कर। लेकिन ये अच्छा है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस सड़कों पर आएगी तो कम से कम इसी बहाने से वो थोड़ा सा खड़ी होने की फुल ऑफ एग्रेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एक बात आपने कहा ना, मैं राजनीतिक पहलू छोड़ दीजिए, तो मुझे अच्छा लगता है कि जनरल सीट से भी कोई, जिसको आप रिजर्व कैटेगरी कहते हैं, और मैं तो कहता हूं यही तो बेहतरी होगी ना। वरना अगर ये खांचा तय हो जाए
तो ये तो बहुत अच्छा नहीं है। अंबेडकर जी ये भी चाहते रहे होंगे ना, जैसे जब 10 साल के लिए आरक्षण कहा गया रिप्रेजेंटेशन में या दूसरी चीजों में, तो उसके पीछे भी मंशा यही थी कि हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे जहां ये विभाजन नहीं रहेगा, ये जाति आधार पर आरक्षण वाला अनारक्षित वाला। अब तो और आरक्षण की कैटेगरी जो ली जा रही है, तो बाबा साहब का कितना भला कर रहे हैं वो लोग। तो हम खांचे बना भी रहे हैं, उनको और उसको मजबूत कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, सड़कों पर आ गई है कांग्रेस और इसी का जवाब आप बीजेपी के मुख्यमंत्री देंगे। और जब आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समीर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सामने आएंगे तो क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जाएंगी? अभी तक तो बीजेपी सिर्फ कांग्रेस शासित जो साल रहे थे या कांग्रेस जब सत्ता में रही थी उस वक्त कांग्रेस ने बाबा साहब को लेकर क्या किया, क्या नेहरू जी ने किया, अभी तो सारे इतिहास की बात करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नई चीज दिखाई देगी हमें? देखिए, 2024 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री को भी नहीं लगा होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं लगा होगा कि नया कार्यकाल शुरू होते एक ऐसा मुद्दा हो जाएगा जिसका पूरे देश भर में चर्चा होगी। और देखिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी बनाम ऑल पार्टी हो चुका है। इसमें तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, जितने राजनीतिक दल है वह सब अमित शाह पर इस बार भारतीय जनता पार्टी पर इंडिया ब्लॉक को मजबूत कर दिया। बिल्कुल, निश्चित रूप से मजबूत मुद्दा दे दिया है कि सब अपने अपने वोट बैंक को निश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है और हर राजनीतिक दल जानता है कि बिना अंबेडकर के वोट के वो अपनी राजनीति नहीं कर सकता। चाहे उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जिन्होंने पीडीए का गठन किया, ममता बनर्जी बंगाल में दलितों के वोट बैंक की लंबी राजनीति करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में करते ही है। कांग्रेस का एक समय लंबा वोट बैंक हुआ करता था, बहुत मजबूत वोट बैंक था। कांग्रेस का पूरा वोट बैंक रीजनल पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, तो कांग्रेस चाह रही कि इसके माध्यम से हम अपना वोट बैंक वापस ले लें। देखिए, अमित शाह ने जो कहा उसको जिस तरीके से विपक्ष ने उठाया पकड़कर, जबकि अमित शाह का यह मंशा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से उठाया उसका डर जरूर रहा भारतीय जनता पार्टी में कि अमित शाह को 24 घंटे के भीतर पत्रकार वार्ता देने भाजपा मुख्यालय में आना पड़ा और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत स्पष्ट बताया कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था, कांग्रेस कैसे इसके अंदर राजनीति दिख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस सभी राज्यों में प्रदर्शन कर रही है, ममता बनर्जी बंगाल में प्रदर्शन कर रही है, खुद मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी प्रदर्शन करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि 2024 में जो दलित एक बार शिफ्ट होकर विपक्ष को मजबूत कर चुका है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए, कांग्रेस 99 सीटों पर चली गई, अखिलेश यादव 37 सीटों पर चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर रुकना पड़ा, बहुमत नहीं मिल पाया। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र में लौटकर आया है, जो हरियाणा में लौटकर आया है और जो विपक्ष का एक नैरेटिव ध्वस्त कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वह नैरेटिव वापस चले और एक लंबा समय लगे भारतीय जनता पार्टी को उससे निकलने के लिए। देखिए, ये वोट बैंक कभी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी अगड़ों की एक बड़ा पार्टी मानी जाती रही है, ब्राह्मण बनिया की पार्टी ज्यादा मानी जाती रही है, लेकिन एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता चला गया लगातार। और जिस तरीके से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जिस तरीके से काम किया है, खुद प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ों से आते हैं, फिर दलित उन्होंने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस बनाया और अंबेडकर अनुयायियों के लिए और दलितों के लिए जो किया है, तो यह बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ अब एक मजबूत ताकत के रूप में बन चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर ये वोट थोड़ा भी शिफ्ट होता है तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक रूप से बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो बड़ी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। अब किसी झूठे नैरेटिव में जो एक बार कुछ समय के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में शिफ्ट हो गया था, अब ऐसी स्थिति नहीं आए कि वो वापस शिफ्ट हो, क्योंकि अभी तो चुनाव होने वाले हैं। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव है और सबसे बड़ी बात अभी बम्बई में 3 महीने के अंदर सारे कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले। यानी दोनों तरफ से कोशिश है ना, दलितों का एक वोट बैंक है। ये सड़कों पर उतरकर बाबा साहब अंबेडकर के नारे लगाकर उनकी तस्वीरें लेकर एक तरफ दलित वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और बीजेपी की कोशिश है कि जो उन्हें दर्द महसूस हुआ 2024 के लोकसभा चुनावों में वो फिर से ना हो, उनका जो वोट बैंक है वो छिटक ना जाए। रही बात नैरेटिव की हर्षवर्धन जी, तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की वीडियो सामने आ रही है। कोई केजरीवाल की पुरानी वीडियो लेकर सामने आ गया जिसमें कहा जा रहा है, मनोज तिवारी ने ही बाकायदा उस वीडियो को पोस्ट किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि जिन्होंने संविधान बनाया था क्या दारू पी के बना दिया था। अब एक आजम खान की वीडियो किसी ने निकाल दी है, एक तरफ अखिलेश यादव जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अंबेडकर साहब के सम्मान में, और फिर आजम खान का वो वीडियो चिपका दिया गया है जिसमें आजम खान कह रहे हैं
कि मूर्तियां लगा दी जाती हैं और मूर्ति जिस तरफ इशारा करती है, जिस तरफ उंगली होती है, उसमें होता है कि ये जमीन भी हमारी है। तो ये सब नैरेटिव चल रहा है। एक कि सोशल मीडिया पर वीडियो काट कर बहुत डाले जा रहे हैं। अभी उस पर भी स्पष्टीकरण आया कि वो कांग्रेस के संविधान बनाने के वालों के लिए अरविंद जी कह रहे थे कि वो दारू पीकर संविधान बना रहे थे क्या, लेकिन किसी भी पार्टी के भी संविधान बनाने के लिए अगर आप ये कह रहे हैं तो ये उचित नहीं है। हालांकि अब सोशल मीडिया का ऐसा समय है और एक बड़ा विचित्र सा एक कहे कि आपसी सहमति बन गई है। पहले नेताओं को नाराजगी होती थी, पहले FIR होते थे, गिरफ्तारी होती थी, गिरफ्तारी नहीं भी हो तो थोड़ा हल्ला हंगामा था। अब कोई क्लिप काट देने पर किसी के खिलाफ FIR भी नहीं कर रहा है। ये जरा आप देखिए कहां तक पहुंच गए हम लोग कि झूठ अफवाह फैलाना भारत के लोकतंत्र में राजनेताओं ने सामान्य घटना बता दिया। जहां तक अंबेडकर जी की मूर्ति जिधर दिखा रही है वो कब्जा कर लेना है, तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहीं समाजवादी पार्टी है। मैं आपको बताऊं, हर जगह जो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में और उसके बाद बसपा के भी शासनकाल में जो विवाद होता था वही होता था कि अचानक किसी जगह एक अंबेडकर जी की मूर्ति लग जाती थी और समाजवादी पार्टी के जो लोग होते थे उनके साथ बाकायदा लाठियां चलती थी। अगर उसका कोई रिसर्च करे तो उत्तर प्रदेश में जितने सर उसकी वजह से फूटे उतने शायद कोई और वजह नहीं बनी होगी। तो ये कोई आजम खान कह रहे थे इतना भर नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये मानते थे, ये कहते थे और दूसरा कोई लड़ता नहीं था, उन्हीं की लड़ाई होती थी। इसीलिए जब सपा बसपा का गठजोड़ हुआ तो ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या ये इनके कार्यकर्ता मिल पाएंगे क्या, जिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह आज तक है। अब उससे आगे की बात, क्या अंबेडकर को लेकर अभी भी सम्मान भाव में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं? अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो उनको मूल काम करना चाहिए। जो किनारे पर हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आगे ले आइए। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बजाय जो सीमा आरक्षण की है उसमें जो लोग हैं वो सशक्त हों, वो आरक्षण की सीमा से बाहर आए, वो काम कीजिए। जो योजनाएं जहां कांग्रेस की राज्य सरकार है, दूसरी राज्य सरकारें हैं, वो उनको पहुंचाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वो काम करके दिखाया है। चाहे वो छत देना हो, चाहे वो रसोई गैस देना हो, चाहे वो पोषण आहार देना हो, चाहे वो सड़क गांव तक सड़क पहुंचाना हो, यहां तक कि इंटरनेट भी देने की योजना ये सरकार लेकर आई है कि जो लोग तैयारी करते हैं, जो स्कॉलरशिप जिनको देना है उन बच्चों के लिए, वो काम भी करने की बात करती है, आयुष्मान भारत की बात करती है। तो मुझे लगता है आप वो करिए, वो ज्यादा अंबेडकर जी का सम्मान होगा। तो क्या काम पर चर्चा हो पाएगी विजय जी? किसने कितना काम किया? जिन योजनाओं का जिक्र अभी हर्षवर्धन जी ने किया, हाशिए पर जो लोग हैं उनको कैसे हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश सरकारों ने की है, क्या ये बहस छिड़ पाएगी? या बीजेपी इस पिच पर लाने पर कामयाब हो जाएगी इस बहस को, जो फिलहाल सड़कों पर उतरकर फुल ऑफ एग्रेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं? काम पर राजनीति तो अब जमाना ही चला गया ना। काम पर राजनीति का कहाँ बहस हो रही है अब तो। देखिए सोशल मीडिया और जब पूरा एक इंफॉर्मेशन का आपके पास बारूद रखी हो ना, तो काम नहीं चलता, नैरेटिव चलता है। आप किस चीज़ का नैरेटिव बना रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जैसे ये आगे बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये प्रदर्शन को लेकर बात कर रहा हूँ कि प्रदर्शन जो हो रहा है उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गलत फैसला है। वो उस नैरेटिव का जवाब नहीं दे सकते। वो फिर वहीं पर आएंगे, नेहरू को लेकर अंबेडकर को 2 बार हराया, ये सब बहुत पुरानी कहानी होगी ना। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सड़क का जवाब सड़क पर ही देना होता है। सड़क का प्रदर्शन है, यदि वो 1000 लोग ला रहे हैं, आप 10,000 लोग लाकर प्रदर्शन करिए कि भाई हम अंबेडकर के साथ खड़े हैं, या जो भी दलितों के साथ खड़े हैं, पिछड़ों के साथ खड़े हैं, वो करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना उसका जवाब नहीं हो सकते। मसला यह है कि यदि काम की राजनीति होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हारती? क्योंकि अयोध्या का तो एक बड़ा प्रमाण है जहां पर इतना बड़ा काम किया गया, पूरी शक्ल उसकी बदली गई है। राम मंदिर को छोड़ दीजिए, अयोध्या की पूरी शक्ल बदली गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी का काम यदि बोलता तो वाराणसी में प्रधानमंत्री का जो जीत का अंतर है वो कम हो जाता? ये 2 ऐसे बड़े उदाहरण हैं। और वाराणसी तो ऐसी जगह है जहां काम है। उम्मीदवार की बात करो, नहीं कहते अच्छा उम्मीदवार नहीं, मतलब प्रधानमंत्री से बड़ा और अच्छा उम्मीदवार तो देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। तो इसलिए नैरेटिव बहुत काम आता है। और 2024 की बार बार हम बात कर रहे हैं, 2024 में नैरेटिव काम आया ना। तमाम भारतीय जनता पार्टी बोलती रही कि वो ये झूठा नैरेटिव चला रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो झूठे नैरेटिव की काट भारतीय जनता पार्टी उस तरह से नहीं दे पाई। तो नैरेटिव की लड़ाई में मजबूत नैरेटिव आप कैसे देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब इसको छोड़ दीजिए, रोज रोज कि अंबेडकर को 2 बार हराया, सारा देश जानता है, उससे कोई मुद्दा हल नहीं हो रहा। हाँ। आप उसको कैसे दूसरी काट दे सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बड़ा पेच है ना,
पिछड़ों और दलितों को लेकर, केवल अंबेडकर की बात मत, वो है जातिगत जनगणना। ठीक। वो उस नैरेटिव का जवाब भारतीय जनता पार्टी अभी या तो नहीं दे रही है या नहीं दे पा रही है, विपक्ष इसमें उलझाकर रखना और विपक्ष चाहता उसमें है। उलझाकर रख रहा है। और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया ब्लॉक की, मतलब जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, इसमें इंक्लूड कर लीजिए आप नीतीश कुमार जी को भी, वो भी जातिगत जनगणना पर हैं। उसका जवाब जब तक उनके पास क्या आएगा जवाब मतलब उसके साथ मुख्यमंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से? अब ये देखना दिलचस्प है, क्या वही पुरानी बातों को दोहराया जाएगा या कुछ नया अटैक बीजेपी की तरफ से बोला जाएगा।